आप सबको हमारी तरफ से नमस्कार। आज की ये जो प्रेस इंटरेक्शन है, प्रेस वार्ता है, ये पन्नू कश्मीर और पन्नू कश्मीर युवा के द्वारा की जा रही है। और मुख्य रूप में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस इंटरेक्शन जो है, ये हमारे जो कैंप्स है, जो जेनोसाइड सर्वाइवर कैंप्स हमारे जम्मू में है, उनके काफी सीरियस और क्रिटिकल इश्यूज के बारे में है, जो वहाँ पे रह रहे हैं लोग। तो वहां से भी हमारे पास आज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो आज मैं हमारे पैनल में बैठे हुए लोगों को आपसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरे लेफ्ट में सबसे पहले भूषण लाल जी हैं, भूषण लाल भट्ट। ये सीनियर लीडर हैं पन्नू कश्मीर के, और ये जगती के रेजिडेंट भी हैं। और इनके लेफ्ट में एम के धर साहब हैं, ये भी सीनियर लीडर हैं पन्नू कश्मीर के। वी हैव सुनीता जी हियर, ये पन्नू कश्मीर युवा, जो पन्नू कश्मीर की यूथ विंग है, उनकी लीडर है। अर्चना जी जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं, वो पन्नू कश्मीर युवा की कोऑर्डिनेटर हैं। और उनके राइट में एडवोकेट विश्वरंजन पंडिता है। एडवोकेट पंडिता हमारे जो पन्नू कश्मीर युवा की लीगल अफेयर्स टीम है, उसके मेंबर है। तो मैं नितिन धर हूँ, मैं पन्नू कश्मीर युवा का नेशनल कन्वीनर हूँ। तो इन विषयों पे बात करने के लिए सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा मेरे लेफ्ट में बैठे भूषण लाल भट्ट जी से कि वो इस प्रेस वार्ता की का आरंभ करें। भूषण लाल जी। नमस्कार बंधुओं। जब हम कैंप की बात करते हैं तो कैंप में हमारे पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी हम कैंपवासी ही वहां मानते हैं, क्योंकि वो परमानेंट रिहेबिलिटेशन नहीं है वहां पर, वो भी कैंप ही है वहां पर। तो कैंप में सबसे पहले जो हेल्थ इश्यूज है वाटर बॉर्न डिजीज की, जो अनफिल्टर्ड वाटर आता है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का वाटर नहीं है, उस पानी पर, जिसकी वजह से हमारे इस छोटे से समुदाय में जिसमें बर्थ रेट बिल्कुल कम है, उसमें एक जवान का, एक आदमी का कम होना हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना की बात होती है। तो मैक्सिमम हमारे, मैं कैंपों में खासकर जगती कैंप में देखता हूं कि जो किडनी फेलियर्स की डिजीजेज हैं वो मैक्सिमम है, और लिवर फेलियर की, वाटर बॉर्न डिजीजेस की। आप ये प्रेस जो होता है ना, इनका एक काम शोध भी होता है। मुझे लगता है आपने एक शोध करना चाहिए कि जितनी भी आज तक 2020 से लेकर 25 तक डेथ्स हुई हैं, उन पर, उसमें कितनी डेथ्स वो हैं जो जो किडनी फेलियर की वजह से हुई है, जो लिवर फेलियर की वजह से हुई है, जो वाटर बॉर्न डिजीजेस के रिलेटेड है। तो वाटर बिल्कुल वो एक इशू है। दूसरा इशू है जो कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कैंप, खासकर जगती कैंप की जो सबसे बड़ा कैंप है, उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी पेशेंट को हम मेन जो कनेक्शन, मतलब कनेक्टिविटी रोड है जो कंडोली माता से जगती तक है, वहां से किसी पेशेंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज। तो इनर रोड्स भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उसके बाद जो सिपेज है, पिछले 3-4 साल से सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। आपने देखा होगा, बाढ़ में बहुत सारे पत्रकार बंधु वहां आए, उन्होंने देखा कि किस तरीके से पानी टपक रहा है छतों से अंदर, सामान सारा खराब हो रहा है, जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। तो वो अच्छा, उसके ऊपर भी ये बोल रहे हैं हमने रिकमेंडेशन भेज दी है, पैसे के लिए भेज दी है, डीपीआर भेज दी है, डीपीआर भेज दी है, लेकिन कोई पैसा सैंक्शन ऊपर से नहीं होता है। हम सोच रहे थे कि अब स्टेट गवर्नमेंट आ गई, पब्लिक गवर्नमेंट आ गई, शायद उस वजह से मतलब कुछ कल्याण होगा, तो नहीं हो रहा है। अब तो ये साल भी गया, क्योंकि अगर आप फंड्स आएंगे भी तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे मार्च तक, तो वो फंड्स भी इस साल का भी खत्म हो गया। तो इनका इरादा है हमें उसी बारिश में ही रखना, वैसे ही उन्हीं हालात में रखना। तीसरा, आपने देखा होगा कि 3 रिलीफ कमिश्नर आज तक ट्रांसफर हो गए, लेकिन 100 दुकानें बनी हुई हैं जिनमें रोहिंग्या रह रहे हैं, जिनमें मैं मानता हूं कि बांग्लादेशी भी कुछ रह रहे होंगे, जिनमें कुत्ते डंगर शाम को बैठते हैं, लेकिन वो दुकान अलाट नहीं हो रहे हैं। जो लाइवलीहुड बनना चाहिए था हमारे, मतलब उन बेकार बच्चों के लिए, उनके लिए, मतलब वो बिल्कुल उनको नहीं अलाट कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि क्या बड़ा कौन सा तूफान है कि उसका कोई तरीका ये ढूंढ नहीं पा रहे हैं अलाट करने का। ये सबसे एक बड़ा विषय है कि इनको क्या प्रॉब्लम है उसमें।
तीसरी बात जो और एक बात यह है कि जो अनाउंसमेंट ऑफ रिलीफ की बात हम बार बार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी खुद आश्वासन दिया जम्मू में आकर पब्लिक रैली में कि हम इस मासिक राशि का वृद्धि कर रहे हैं मासिक राशि में, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप बंधुओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी उस फैमिली में जाइए जो ना सच में रिलीफ पर है, जो एक विडो लेडी है, फिर उसके 2 बच्चे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, आप देख लो वो 10,000 में कैसे गुजारा करती है, या 2 मियाँ बीवी है तो 6,000 में कैसे गुजारा करते हैं। आपको कुछ अजीबो गरीब खबरें वहां से उस परिवार से मिलेंगी कि वो किस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये मेरी आपसे भी प्रार्थना होगी कि आप खुद जाकर इन चीजों पर नजर देख के जो रियली रिलीफ पर है, रियली जिनका घर में कोई ऐसा नौजवान नहीं है जो किसी दुकान पर काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन घर में कोई ऐसे हालात हैं कि कोई है ही नहीं जो काम करने वाला होगा, उस परिवार की हालत आप देखिए। और सरकार बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही है। तो ये सभी विषय ऐसे हैं जिन पर सरकार को हम मानते हैं कि मीडिया एक माध्यम होता है सरकार और मतलब लोगों के दरमियान, तो उन तक बात पहुंचाने का ये एक जरिया है। आपसे निवेदन है कि आप उन तक ये बात पहुंचाएं। हम आशा करते हैं कि वो भी शायद इस पर ध्यान दे, समझ ले, ऐसा न करे कि हम सभी कैंप को मजबूर करे एक ऐसा प्रदर्शन करने पर जो फिर उनके हाथ में न रहे। ये हमारी उनसे चिंता मतलब निवेदन है। एक और अंत में जो मैं खास बात बताने जा रहा हूं, एक शोषण फैलाया जा रहा है कि पन्नू कश्मीर इज अगेंस्ट बीजेपी। ये शोषण मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वी आर नॉट अगेंस्ट बीजेपी बट वी आर एंग्री विद द बीजेपी। हम आशा करते थे जब बीजेपी आई कि दिदेन होम मिनिस्टर जब हमारा नरसंहार हुआ उस होम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो अवाम में खबरें हैं कि उसने रुबिया सईद को खुद किडनैप करवाया था, इन चीजों पर मतलब तहकीकात होनी चाहिए थी। उस वक्त के ब्यूरोक्रेटों पर उद्दिन चीफ मिनिस्टर वो बिल्कुल खामोश रहा। इसके अलावा जो उसने हमें उपाधि दी थी, उस वक्त के होम मिनिस्टर ने माइग्रेंट का टैग लगाया था माथे पर। हम उम्मीद करते थे जब उस वक्त के होम मिनिस्टर ने, इनके दौर के एक होम मिनिस्टर ने ये कहा कि यासीन मलिक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, हम आशा करते थे कि ये उस टैग को बदलकर हमें जेनोसाइड का मतलब जेनोसाइड के विक्टिम मान लेंगे, और वही एक जरिया होगा हमारे वापस जाने का जब जेनोसाइड को ये तस्लीम करेंगे। ये जेनोसाइड को भी तस्लीम नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री ने जब पटल पर कहा कि मैं इसको स्टेट का दर्जा वापस दूंगा जब हमें वहां पीस लगेगी, व्हेन पीस विल रिटर्न, लेकिन पीस की परिभाषा क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं की। जो बार बार सरकारों ने गलती की है, जो इनको वो एहसास नहीं दिलाया गया है कि हम पीस किसको मानते हैं। क्या 25,000 फौज लगाकर अमरनाथ यात्रा करवाना पीस है? अगर एबनॉर्मल सी ये थी कि जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थे उनको भगाया गया, उनका जेनोसाइड किया गया, उनका नरसंहार किया गया, तो उनकी रिहेबिलिटेशन क्या ये नहीं है कि पीस की परिभाषा का पहला कदम वही होगा? तो ये नहीं कहा गया। तो हम आशा करते हैं कि सरकार इस चीज पर ध्यान देगी, हमारी रिटर्न पर भी, हमारे जेनोसाइड बिल को एक्सेप्ट करने पर भी। धन्यवाद, थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडवोकेट विश्वरंजन पंडिता से, ये भी जगती में ही रहते हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा। I have 2 questions for you. As a lawyer, why don't you plead the case of Kashmiri migrants in the Supreme Court of India that the genocide bill may be passed by both houses, upper and lower? Why don't you try for that? You are an educator. We have already both the bills we have already given to the higher ups in the Indian legislature. The parliamentarians, even the President of India has that copy, and whatever needs to be done, we are doing that. Now, all the things can't be disclosed in open press conference, but there are certain things that are going on, and we are very hopeful that it will be done soon. The government of India will be taking cognizance of that, and bill will be passed. We are hopeful. If I may add to that, 35 years has passed away now. Now the 36th year is coming. You demand that the Kashmiri Pandits should be rehabilitated from outside JLT at one place. Now that the government of Jammu and Kashmir has failed to settle down the Kashmiri Pandits in the valley, you are
are pleading the case in the court that the Pandit should be settled down somewhere outside Jammu and Kashmir. No, not at all. No comments on that. I am not Do you pleading feel- for that. Do you feel safe that the atmosphere in Kashmir Valley is not ripe yet, and you are demanding homeland in Kashmir? Is it safe to return to Valley, according to you? It will take time in present circumstances. Like the government of India is doing every bit possible, and I think peace has returned to some extent from last 5-6 years after 2019. Abrogation of Article 370 has taken place. So I think still it needs time to take back the entire community. But yes, I think in 1991 the entire community has given a roadmap for the rehabilitation of Kashmiri Pandits. I think that is all we can say. That is the permanent document. If I may just add to your question, and which also in a way relates to the question gentleman asked. When it comes to legal affairs, I'm not an advocate, I'm not an expert on law, but this much I can assure you that any court in India, including the Supreme Court, can only function on the basis of existing laws, right? And when a law is passed, it only can happen through a parliament. It cannot happen through the Supreme Court or any court for that matter, in the world anywhere. So, to expect the Supreme Court, let me just finish the statement. To expect that a court will go out of the existing law, out of the existing constitution, and classify us as genocide victims or survivors or pass any law is impractical. It's impossible, and it's also unconstitutional to some extent. What needs to be done is that we draft a bill and we give it to the government of India, which we have already done as an organization, and it is up to the government of India to take serious consideration of that draft bill and form a national policy in accordance to the bill that is already given. And when it comes to the Supreme Court, we have seen that when FIRs are given to Supreme Court, individual cases are given, they are not going to take cognizance of a genocide because it's not been classified by the government of India. So the first classification has to come from the government of India for that matter. Now 35 years has passed. Right. Now again, another 35 years we have to wait for to settle down. What is in hands of Pannu Kashmir is persistent, and Pannu Kashmir is fighting its battle, and it's not really the fight that we are fighting. We're not struggling to get justice for only these 35 years. It's about the 700 continual years of genocide that we have faced. And Pannu Kashmir, whenever Pannu Kashmir talks about Jati Vidhvans or genocide, it does not only account for the 35 years of injustice, it accounts for 700 years of injustice. Because if we follow the same roadmap that we have followed for the last 600, 700 years, we are again going to fall in the trap of the continual injustice. So even if it takes a little longer, we need solutions that are permanent and that are irrevocable then. Yeah. तनख्वाह बिल कल प्रोबेबली राज्यसभा में शेड्यूल है, इसमें क्या विचार है? तनख्वाह बिल के बारे में पन्नू कश्मीर ने ऑलरेडी अपना स्पष्ट ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी तनख्वाह बिल के आने के कुछ समय बाद ही दे दिया था. हमें ये लगता है कि तनख्वाह बिल की सबसे बड़ी जो what it lacks, the Tankhah bill, is that it lacks the comprehension to understand the issue. It treats the issue as as any ordinary crime, and it doesn't take account of what really is genocide. And forget about continual genocide. It doesn't even, the bill doesn't reflect the understanding of a genocide. And so it only offers very superficial solutions which are not going to give any reparations or a sense of justice in long term for the community. So we still, are on the same stand that we oppose the bill because it's very superficial and it doesn't serve the purpose of the community. Yeah. मैं ओपन करता हूँ फिर ये बोलेंगे. ओपन तो छोड़ दो. अच्छा, आप सीधे करें, 1 मिनट रुकिए. नाम बता दें. जी सर, पासपोर्ट भेज देंगे. नाम तो जी सर. मेरा नाम भूषण लाल जी है. मैं जगती कैंप से हूँ. आज कैंपों के बारे में ही, जब हम कैंपों की बात करते हैं तो हम पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज को भी एक कैंप ही मानते हैं, क्योंकि उनकी भी कोई परमानेंट रिहैबिलिटेशन वहां पर नहीं है, और उसके साथ साथ ही उनको ये भी नहीं माना जाता है कि वो
रेगुलर मतलब एट पार एम्प्लॉइज हैं विद द स्टेट एम्प्लॉइज, तो इसलिए हम उनको भी अपने एक कैंप उनको ही मानते हैं। तो कैंपों के बारे में ही बात करनी है। सबसे पहले जो पानी, प्रदूषित पानी कैंप को दिया जा रहा है, खासकर जगती को प्रदूषित पानी, जिसमें आप शोध कर सकते हैं कि मैक्सिमम डेथ्स जो पिछले 10-11 साल से जब से हम जगती में रह रहे हैं वो किडनी फेलियर और लिवर फेलियर एंड वाटर बॉर्न डिजीज से हुई हैं। तो पानी नहीं साफ दिया जा रहा है, तो हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समुदाय में एक बर्थ रेट बिल्कुल कम है, तो हर जान वैल्यू रखती है। दूसरा जो सीपेज का मसला है कैंप में, पिछले 4 साल से आपने भी देखा होगा, पिछली बारिशों में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बारिश पानी अंदर आ रहा था फ्लैट्स में, तो उसका रेपियर, बाथरूम वगैरह सब बुरी हालत में है। सरकार सिर्फ ये हर साल बोलती है कि हमने डीपीआर भेज दिया है, न डीपीआर पर फंड्स आते हैं। इस साल भी ऐसा ही लग रहा है कि अब साल गुजरने को आ गया तो कोई फंड्स अगर आएंगे भी तो वो यूटिलाइज नहीं होंगे। तीसरी बात है, जो दुकानें वहां पिछले 8 साल से बनी हुई 100 दुकानें जो 100 लोगों को रोजगार दे सकती थी, वो दुकानें, उनमें रोहिंग्या बैठे हैं, उनमें मतलब डंगर रात को बैठते हैं, लेकिन उनको अलाट करने का तरीका सिस्टम को पैदा नहीं कि पूरा हो सकता है। उनको पता नहीं क्या शर्म आती है उनको उन चीजों में जाने को कि तरीका क्या है। जो पिछली बारी तरीका अडॉप्ट किया गया था वो कर लो, सीधे चिड़िया डाल दो, कुछ तरीका तो होगा, कर लो। नहीं, ऐसे बंद रखा है उनको, 100 बंदों का रोजगार रोक के रखा है। हम आशा करते हैं कि वो उन दुकानों की भी अलाटमेंट कर देंगे। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पेशेंट हम रात के वक्त अगर 4 लाइन का रास्ता ना हो तो हम उसको मेन कंडोली के रास्ते से हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। अब जो इनर रोड्स हैं उनको भी पीएचई ने खोद के बुरा हाल कर रखा है, तो ये भी एक समस्या है। तो इसके अलावा ये आपके लिए भी एक शोध का मतलब सब्जेक्ट है, विषय है कि आप जाकर देखें जो 2 रियली रिलीफ पर बंदे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, 2 भाई बहन हैं, कोई 2 बुजुर्ग हैं, जिनका रिलीफ सिर्फ 3250 रुपए है, वो कैसे गुजारा करते हैं, कोई और सोर्स नहीं है। ऐसे अगर एक विडो है जिसके 2 बच्चे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, फिर उसको 10,000 रुपए महीने के बाद मिलते हैं, तो वो किस तरीके से उन बच्चों का किराया जगती से सिटी तक, उनका ट्यूशन, उनका खान पीन, अपना दवाई कैसे मैनेज करती है, ये शोध का विषय है आप लोगों को। आपको अंदर से बहुत सिक्योरियां मिलेंगी अगर आप वो चीज करेंगे। बुरी हालत में रह रहे हैं वो लोग, और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम मासिक राशि में वृद्धि कर देंगे, नहीं हुआ आज तक इम्प्लीमेंट। इन एडिशन टू दैट, जो एक मिथ फैलाई जा रही है कि पन्नू कश्मीर इज अगेंस्ट बीजेपी, पन्नू कश्मीर इज नॉट अगेंस्ट बीजेपी, पन्नू कश्मीर इज एंग्री विथ बीजेपी। हम आशा करते थे जब मोदी जी ने सरकार संभाली कि उस वक्त 90 के जो गृह मंत्री थे, एक कमीशन बिठाया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर और उस वक्त के गृह मंत्री भी मत शामिल थे हमारे इस जेनोसाइड में, उस वक्त के ब्यूरोक्रेट मत शामिल थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। हम नाराज हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम राज्य को, वो पटल पर मतलब पार्लियामेंट पटल पर बोलते हैं कि हम राज्य को पूर्ण दर्जा तब देंगे जब यहाँ नॉर्मलसी होगी, लेकिन नॉर्मलसी की परिभाषा नहीं दोहराई गई उमर अब्दुल्ला के सामने। क्या 25,000 फौज लगाकर अमरनाथ यात्रा करना नॉर्मलसी है? अगर वो, या अगर टूरिज्म नॉर्मलसी है, तो जो देशभक्त लोग, जो नेशनलिस्ट लोग निकाले गए थे, जिनका नरसंहार किया गया, जिनके साथ वंधामा हुआ, जिनके साथ नाड़ी मर्ग हो गया, छठी सिंहपोरा हो गया, उनका रिहेबिलिटेशन क्या परिभाषा नहीं है नॉर्मलसी की? उनको बोलना चाहिए था कि परिभाषा क्या होगी नॉर्मलसी की। हमारी रिहेबिलिटेशन क्या कंपलसरी नहीं है? उनके लिए कोई मतलब माने नहीं रखती है। एक परेशानी की बात है, हम जब सोचते हैं ना अपनी जगह पर भी,
न हम यहाँ 36 साल से है तो यहाँ वोट डालने की हक नहीं दी गई। वोट वहां देना है, वहां मुलाजिम बनकर गए, 20 साल नौकरी करेंगे लेकिन एट पार विद स्टेट एम्प्लॉइज नहीं है। वहां भी अलग है, यहाँ भी अलग है। तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है, या सरकार हमें अपना नहीं मान रही है, या सरकार हमारी नहीं है? ये परेशानी मन में जब आती है तो आदमी ना कुछ बुरा सोचने पर आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार हमें ये सिखाती हो कि भाई आप भी ऐसे ही बनो, जिनके साथ हम बात करते हैं फिर बाद में, जिनको हम फिर बाद में इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्या कहीं हम वही चीज तो लेक नहीं कर रहे हैं? हम नेशनलिज्म के साथ चलकर देश के प्रति अपना प्रेम भाव रखकर, अगर उनको ये लगता है कि ये खामोश है, इनके साथ कोई बात करनी नहीं है, इनका कोई विषय है नहीं, तो वो गलतफहमी में है। कोई बात हुई एलजी साहब या उमर साहब से अभी तक? कोई मीटिंग हुई आपकी? उन्होंने सारे दरवाजे ही बंद करके रखे हैं, सारे दरवाजे बंद करके रखे गए हैं। कम्युनिटी के साथ कोई बात, सिर्फ हमें धोखा दिया जा रहा है कि ये आप ये करेंगे, आप नक्शा भरो, उसके बाद देंगे, वो करो। हमें एंगेज रखा जा रहा है। हमारे साथ कोई बात करने को, अगर बात करने को ये तैयार होते तो हमें भी तो कम से कम, ये बीमार को जब डॉक्टर हाल पूछता है ना तो उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। हाल पूछने वाला कोई नहीं है सरकार में। अब आपकी तरफ से क्या स्टेप लिए जाएंगे अगर आपकी डिमांड्स जो है इतनी आप बता रहे हैं नहीं पूरी होती? क्या आप सड़कों पे उतरेंगे या किस तरह से देखते हैं? दो हमें तीनों कैंपों के फैसले कर, 4 कैंप जो है हम फैसला करके कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब प्रदर्शन करना पड़ेगा, चाहे हमें दिल्ली जाकर प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें गांधी जी की समाधि पर बैठकर प्रदर्शन करना पड़े। प्रदर्शन होगा, डेफिनेटली होगा। तीसरी बार जो बिल आ रही है राज्यसभा में, तो तनखा साहब ला रहे हैं, उसके बारे में क्या विचार है आप? उसके बारे में वो इनके तो जो तनख्वाह बिल है, जैसे मैं इससे पहले भी एक जर्नलिस्ट को बता रहा था, तनख्वाह बिल को लेके पन्नू कश्मीर का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो तनख्वाह बिल के पहली बार टेबल होने के बाद ही आ चुका है। जो ये था, मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि तनख्वाह बिल जब हम देखते हैं तो उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जहां पे हमको जो क्राइम हमारे साथ हुआ है, जिसे हम जेनोसाइड कहते हैं, उसकी समझ और उसकी सीरियसनेस हमें उस बिल में नहीं दिखाई देती। और उसके सॉल्यूशंस तो बहुत दूर की बात है। तनख्वाह बिल, रिकंसिलिएशन जैसी चीजों की के बारे में बात। पार्लियामेंट में कश्मीरी पंडित का नाम उठ रहा है बिल के थ्रू। जी, आपने क्या कोशिश की इससे पहले कि तनखा साहब से मिलने की, उनको अपने विचार प्रकट करने की, इसमें यह प्रावधान होना चाहिए, वो कोशिश की आपने? तनख्वाह साहब जो है वो राज्यसभा के एक मेंबर हैं और वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है लीडर हैं। उनके इस बिल को लाने से बहुत पहले, मेरे ख्याल में 2 साल पहले, पन्नू कश्मीर ने एक ड्राफ्ट बिल लाया था, पन्नू कश्मीर जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज प्रिवेंशन बिल 2020। और ये जो बिल है, ये जो जितने भी रेलेवेंट जो कैबिनेट के रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके सामने और जो भी देश की लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उनके सामने इस बिल को रखा गया है। उनके नोटिस में, प्रधानमंत्री जी के भी नोटिस में लाई गई है। तो हमारा गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्टैक्ट, मैं कंप्लीट करता हूं, हमारा गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाने का जो इनिशिएटिव है वो हमने ऑलरेडी ले लिया था। नाउ इट इज अप टू द गवर्नमेंट। वी डोंट एक्सपेक्ट अ मेजर चेंज टू हैपन थ्रू अ प्राइवेट मेंबर बिल, और हमको वैसे भी पता है कि प्राइवेट मेंबर बिल का फेट क्या होता है। उसके बावजूद जब हम उसको कंसिडर करते हैं तनख्वाह साहब की बिल को, तो हमें उसमें कोई भी ऐसा सीरियस मैटर नहीं दिखाई देता है जिससे हमारे कंटिन्यूअल जेनोसाइड को एड्रेस किया जा सके, जिससे हमें वाकई में इस तरीके से न्याय दिया जा सके कि दोबारा हमारे साथ ऐसा ना हो। आपकी तरफ से कोई कोशिश हुई उससे मिलने की, इसमें ये चीज होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन यही दोबारा है। किनसे? तनख्वाह साहब से? हाँ, बिल्कुल नहीं, तनख्वाह साहब, अगर इस कम्युनिटी का कहीं आज तक सुनाई नहीं है, आप मेरी बात सुन नहीं रहे, नहीं, तो अगर इस माध्यम से इस कम्युनिटी की बात पार्लियामेंट में उठ रही है, तनख्वाह साहब ने, इसमें क्यों? तनख्वाह साहब ने ऑलरेडी अपनी बिल जो है उसको फाइनलाइज करके पार्लियामेंट में रख दिया है। हाँ। उसके बाद उसको चेंज करने का कोई स्कोप रहता नहीं है। वो ऑलरेडी एक कंसिडरेशन लेवल पे आई है, जो उनका ऑफिशियल प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट में। हालांकि उसका पैसेज तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी, वो तो उसमें एंगेजमेंट का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी बिकॉज तनख्वाह साहब कम्स फ्रॉम एन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एंड ही इज अ प्राइवेट मेंबर इन द, ये जो बिल है ये प्राइवेट मेंबर बिल है। हमारा जो वाबस्ता है, हमारी जो गुहार है वो सरकार से डायरेक्टली है, वो तनख्वाह साहब से नहीं है। तो हम सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ड्राफ्ट बिल पन्नू कश्मीर ने ऑलरेडी उनको दिया है उसको सीरियसली कंसिडर करे, तो उसको पारित करे पार्लियामेंट। आपको पता है कि 11 साल से सरकार सुन नहीं रही है, कुछ कह नहीं रही है। अगर कहीं डाइवर्शन के थ्रू कुछ समाधान निकल रहा है या कुछ हो रहा है,
तो इसमें देखिए डाइवर्शन जो होता है, डाइवर्शन को भी करना पड़ेगा। डाइवर्शन जो होता है वो इंटेंशनल होता है। हमारा इंटेंशन डाइवर्शन नहीं है, हमारा इंटेंशन सोल्यूशन है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार के थ्रू हमारे सोल्यूशन हो। जो हमारी सबसे बड़ी मांग इस समय, जो इमीडिएट मांग है, वो ये है कि हमारे जेनोसाइड का माना जाए। हम कश्मीरी माइग्रेंट टैग को एक्सेप्ट नहीं करते, हम जेनोसाइड विक्टिम्स और सर्वाइवर्स हैं। जब इसे मान्यता मिलेगी तो सोल्यूशंस भी, जैसे कोई बीमार होता है, सपोज मान लीजिए किसी को कैंसर की बीमारी है, अगर उसका सही डायग्नोसिस नहीं होगा और अगर उसे जुकाम खांसी की कोई दवाई देगा, क्या उसका इलाज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वैसे ही हम कह रहे हैं हमें जेनोसाइड की क्लासिफिकेशन दी जाए और उसके साथ साथ कश्मीर वापस जाने के लिए हमारी एकमात्र मांग यह है कि कश्मीर में सेपरेट होमलैंड, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में पन्नू कश्मीर को स्थापित किया जाए और वहीं पे हमारी परमानेंट रिहेबिलिटेशन हो सकती है। सिर्फ हमारी नहीं, वहां पे भारतीयता की जो है परमानेंट रिहेबिलिटेशन कश्मीर के अंदर हो सकती तो इन बिटवीन आपने कोई कोशिश की है किसी और पार्टी के साथ बात किया, या जो सरकार में बहुत बड़ा दल है बीजेपी, उसको मिलने की कोशिश की आपने कि हम ये बिल आ रही है इसमें ये होना चाहिए, क्योंकि जब ये बिल आएगी पन्नू आप कश्मीर- नेगेटिव मत सोचिएगा, जी। हो सकता है ये बिल जी। आ गई है, उस पर बहस हो गया, जी। तो क्या प्रिपरेशन है आपने किसी के साथ वो किया, कोई बात की है? हमारे तक एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो था हमने किया है, जिसमें ये मैं आपको बता देता हूं कि अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, every single political party has received a draft bill and a request for the serious consideration of the Pannu Kashmir genocide bill। ये मैं आपको बता सकता हूँ। जितने भी 2020 में पार्लियामेंटेरियन थे उन सबको ये बिल दे दी गई है। सर, दिल्ली में माइग्रेट्स के लिए ये कहा गया था उनका रिलीफ जो बनता उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने हाँ भी कर दी, अखबारों में खबर भी आ गई, लेकिन छोड़ा नहीं। कल ही मैंने उस पर खबर देखिए, चाहे वो कोई राज्य सरकार हो या कोई केंद्र सरकार हो, हमारा ये मानना है कि कोई भी सरकार जो है हमारे इशू को लेके सीरियस नहीं क्या है। मानते ये हैं? ये नॉन सीरियसनेस और अनविलिंगनेस का जो होता है। तनखा साहब ऑपोजिशन के नेता है, अगर प्राइवेट बिल लेके आए हैं तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, सपोर्ट हम किसी प्राइवेट बिल को नहीं करेंगे, उसके मैटर को करेंगे। जो उनकी बिल का मैटर है वो हमारी कम्युनिटी को वो चीज नहीं दिला पा रहा है जो हमारी मांग है, तो हम उसे अपोज करते हैं, क्योंकि वो बहुत सुपरफिशियली इस जेनोसाइड को देखता है। और जो उनके प्रोविजंस है उनके बिल में, हमारा ये मानना है कि उससे हमको कोई न्याय नहीं मिलेगा और उससे दोबारा ऐसी घटना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे जो हमारे साथ 1990 में हुई। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।